हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर बच्चा पार्टी एएनएम फर्स्ट ईयर, दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए मैं अच्छे से क्लास को रिवाइज करने, आपके सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आपको क्लास ये मैं स्टार्ट किया हूँ। तो सभी लोग क्लास को देखिएगा पूरा, ठीक है। और लास्ट में वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर पूछना, ठीक है। तो एएनएम फर्स्ट ईयर डियर आपके लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा वो मेहनत करके आपको बना के, जैसे भी अभी देखना आगे जैसा भी लगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो मैं अगले क्लास लेके आऊँगा, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा और बढ़िया से देखिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो ये जो सितंबर एग्ज़ाम होने वाला है उसको एकदम गर्दा कर देना है, उसमें एकदम पूरा भूचाल ला देना, एकदम कॉपी एकदम, ठीक है, एक पन्ने भी नहीं बचना चाहिए, कॉपी का एक पन्ना भी नहीं बचना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है आपके लिए, ठीक है। तो आप जो है कि इसको क्वेश्चन पेपर को मैं जैसे भी है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं इसमें ले आया हूँ। बेसिक से लेते हुए डियर, बेसिक से लेते हुए प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन पेपर, और मैं ऐसा प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप क्वेश्चन पेपर ढूंढेंगे तो उसमें कहीं न कहीं ये टॉपिक जितना मैंने रखा है वो आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर में और आने वाले पेपर में भी मिलेगा, ठीक है डियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर। तो अभी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सितंबर एग्ज़ाम तक आपको मैं ये क्लास कंटिन्यू रखूँगा जब से तक आपका पेपर सही से चला न जाए। फ़िलहाल मैंने सभी सब्जेक्ट के जितने भी अभी हेल्थ प्रमोशन और आपका जो है कि पीएससी के प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के पेपर, हेल्थ प्रमोशन के, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन के और पीएससी के पेपर, ये दोनों हमने दे चुके हैं। 10 साल के जो भी है, 8-9 साल के, वो भी प्रैक्टिस करा के, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जो भी 15 नंबर के, जितने भी 15 नंबर के होते हैं उसमें हमने सॉल्व करते हुए आपको बताया है। तो हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल पे ज़रूर जाना, और डियर ये ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो सितंबर में यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपको चैनल से आपको देखना पड़ेगा। वीडियो में आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरा बच्चा फेल ना हो, ठीक है, मेरा स्टूडेंट कोई फेल ना हो, वो देख रहा हो तो अच्छे से परफॉर्मेंस अच्छा करे, नंबर ऐसा लाए, पीछे मुड़ के ना देखना हो, आगे एकदम धाड़ कर एकदम बढ़िया से नंबर लाए, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें डियर हम ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल में अलग से, मेरा इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड किया हूँ। मॉडिफाइड ये किया हूँ कि जब मैंने 10 साल के पेपर देखे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने 10 साल के पेपर देखे तो क्वेश्चन का क्या क्राइटेरिया था या किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है ज़्यादा, तो वो मैंने इसमें रखा है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट है उसको नोट करते हुए चलेगा, और नहीं हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके, अगर कुछ आलसी महाशय होंगे, हाँ वो आलसी होंगे, अगर नहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम मना नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आराम से बाद में लिख लेना, पढ़ लेना, लेकिन वही बच्चा अच्छा कर पाएगा जो क्लास को एकदम अच्छे से देखेगा और अच्छे से नोट डाउन करेगा, वही परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगा और उसी का कॉन्फिडेंस एकदम ऊंचा लेवल का रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास, जितने भी पुराने पेपर थे, ठीक है, जितने भी हमारे पास पुराने पेपर थे, तो उसमें हमने देखा पुराने पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव थे, उस ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट किया है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, वो सारे हमने, मतलब इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आपको मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो 4 ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना है, लेकिन मज़ेदार है, मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको मौका दूंगा, ठीक है। तो आप बताइएगा, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है डियर, पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, एकदम आपके एग्ज़ाम का ही है। तो इसमें ये कह रहा है कि बाल चिकित्सा के जनक कौन है, ठीक है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा डियर, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, अब्राहम जैकब, ठीक है। ये बाल चिकित्सा यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक के फादर कौन थे, या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, तो अब्राहम जैकब थे, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं समझाने का, वही कोई नहीं है, आप इसको याद करना ही होगा, ठीक। उसके बाद आगे
बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बर्थ वेट डबल बाई जन्म, यानी कि जब बेबी बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो उस टाइम जो वेट होता है उस वेट का दो गुना कितने महीने पर हो जाता है। तो इसका आंसर आप तब तक सोचिए, मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए सोचिए, देखिए आगे अभी आंसर मिल जाएगा। देखिए डियर, कुछ मैंने पॉइंट्स रखा हुआ है जो आपको यहाँ से पूछेगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो यहाँ से ज़रूर पूछेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट्स है, देखिए नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट जो होता है, आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी अगर नॉर्मल पैदा हुआ है तो उसका 2.5 से 3 kg होता है। लेकिन WHO जो है कि देखिए 2.5 या मोर लिखा हुआ है ना, 2.5 या मोर, लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मानता है वो 2.5 kg ही मानता है, लेकिन 2.5 से 3 kg एवरेज में माना जाता है, उसमें रेंज में माना जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है न्यूबॉर्न लॉस 10% वेट। जब बेबी पैदा होता है, पैदा होने में फर्स्ट वीक में उसका 10% वेट लॉस होता है। 10% वेट लॉस होता है। वो क्यों लॉस होता है? क्योंकि जो मदर के वोम में यूट्रस में था तो वो यूट्रस में 37 डिग्री सेल्सियस के ब्लड पे था। किस पे था? 37 डिग्री सेल्सियस के ब्लड पे था। तो इतने टेम्परेचर से डायरेक्ट रूम का टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि लगभग 16 डिग्री कम टेम्परेचर पे आया है। तो उसका हीट उसके बॉडी से लॉस होता है, बच्चे के बॉडी से हीट का लॉस होता है। तो इससे बच्चे को हाइपोथर्मिया में जाने का खतरा रहता है। ठीक है, हाइपोथर्मिया में यानी कि उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे और बच्चे का डेथ हो सकता है। तो इसकी वजह से जब वो पैदा होता है तो उसका वेट लॉस होता है। इसलिए लॉस होता है क्योंकि बाहर के जो एक्स्ट्रा यूट्राइन, यानी कि जो पैदा होने के बाद जो रूम का इन्वायरमेंट है या फिर घर में जो जिस घर में वो रहता है उस इन्वायरमेंट को एडाप्ट करने में उसका वेट लॉस होता है। सम प्रॉब्लम, जैसे कि वो एडजस्ट करता है, इन्वायरमेंट वातावरण को एडजस्ट करता है। इनएडिक्वेट फीडिंग, प्रॉपर फीडिंग नहीं करता है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है। डाइजेस्टिव एडाप्टेशन, ठीक, उसका पहली बार उसके स्टमक में मिल्क गया है, मदर का कोलेस्ट्रम मिल के गया है, तो उसको डाइजेस्ट कर नहीं पाता है या फिर उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करने में फर्स्ट वीक में, यानी कि पहला सप्ताह में उसका 10% वेट घटता है। यानी कि अगर 2.5 का अगर 10% निकालो डियर, 10% अगर निकालो तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना? आपका 0.25 कितना kg, 0.25 kg इतना। ठीक है, और ग्राम में कहे तो 25 ग्राम, यानी कि 25 ग्राम वेट उसका फर्स्ट वीक में घटता है क्योंकि वो एडजस्ट करता है, वातावरण को एडजस्ट करता है। तो इसमें हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, इतना जान लीजिए आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से बच्चा। ठीक है, तो उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, अडाप्ट करता है, एक्स्ट्रा लॉस होता है, क्या सेलुलर फ्लूइड लॉस होता है। फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद अगले 5 से 6 महीने तक बच्चे का 25 से 30 ग्राम वेट पर डे बढ़ता है। ठीक है, पर डे बढ़ता है। अब देखिए 25 से 30 ग्राम वेट पर डे बढ़ता है। अगर मान लीजिए हम 25 ही पकड़ते हैं, तो पर डे, यानी कि अब ये जो है 1 महीने में 30 दिन, कितने? 30 दिन, और 10 दिन में कितना हो जाएगा? 10 दिन में 250 ग्राम। ठीक है, तो 25 ग्राम बढ़ रहा है, 10 दिन में 250 ग्राम, यानी सर 250 ग्राम कह सकते हो। ठीक है, 250 ग्राम कह सकते हो। अब ये 250 ग्राम 10 दिन में हो रहा है। ठीक है, देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। 250 ग्राम अगर 10 दिन में 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम अगर 10 दिन में हो रहा है तो 30 दिन में आपका कितना हो जाएगा? 30 दिन में, यानी कि गुणा करना पड़ेगा किससे? 250 ग्राम में 30 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 30, 3 5 15, 5 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7, कितना हो जाएगा? लगभग कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 7000 इतना। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये कहोगे तब तो उसका वेट 5 से 6 महीने में तिगुना हो गया। कितना हो गया? तिगुना हो गया।
नहीं, तो ये होता है रेट। ये जो है कि 25 से 30 ग्राम जो है कि इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट 5 to 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ तक ऐसे बढ़ता है, लेकिन फिर घटता भी है, 15 ग्राम से 15 ग्राम पर डे घटता भी है। और उसके बाद उसके बाद घटता है, लेकिन वो घट के कम हो जाए, 25 से 15 हो गया, तो 15 ग्राम वेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग अगले, यानी कि 5 से 6 महीने के बाद फिर अगले 6 महीने तक 15 ग्राम पर डे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है डियर, हमने ये बना दिया आपको। अब आइए देखिए, अब बात करते हैं मेन पॉइंट जो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था कि कितने बर्थ का दुगना वेट किस मंथ में हो कितने मंथ बाद हो जाता है, तो 5 to 6 मंथ, 5 to 6 मंथ में। ट्रिपल कब हो जाता है, 1 ईयर में। 4 क्या हो जाता है, 2 साल में। 5 टाइम यानी कि 5 गुना कब हो जाता है, 3 साल में। 10 गुना कब हो जाता है, 10 साल में। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये कह लीजिए कि 2 गुना वेट कब हो जाता है, बच्चे का 2 गुना वेट कब हो जाता है, 2 गुना वेट कब हो जाता है, 5 से 6 मंथ, 5 से 6 मंथ बाद, ठीक है। उसके बाद 3 गुना कब हो जाता है, 3 गुना कब हो जाता है, 1 साल में, ठीक है, 1 ईयर में। फिर उसके बाद 4 गुना कब हो जाता है, 4 गुना कब हो जाता है, 2 साल में। 5 गुना कब हो जाता है, 5 गुना कब हो जाता है, 3 साल में, ठीक है। उसके बाद 10 गुना कब हो जाता है, यानी बर्थ वेट का 10 गुना कब हो जाता है, 10 साल में, ठीक है। तो अब देखो, याद करने का तरीका थोड़ा सा बता देते हैं डियर। याद करने का तरीका है, इसको याद कर लो। 1 है, 2 गुना कब होता है, 5 से 6 मंथ। उसके बाद देखो दिए 3 है, 3 ये विषम है, 1 भी विषम है। 3 किसी 2 से 4 से कटेगा नहीं, और 1 भी नहीं कटता, ये सिर्फ और सिर्फ 3 से ही कटेगा। 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा, और 1 से ही कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। और 2 से काटोगे तो पॉइंट में आएगा। तो सम विषम वाला ये है मेरा कॉन्सेप्ट, मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ। अब याद कर लो डियर कि 3 क्या है, विषम है, और इधर भी विषम, ये सम है, ये भी सम है, ये विषम है, ये भी विषम है, ये सम है, ये सम है, ठीक है। तो ये है, यानी 3 गुना कब बढ़ेगा, 1 साल में। 4 गुना कब बढ़ेगा, 2 साल में। 5 गुना, 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 भी 2 से कट जाएगा, ठीक है, पूरी तरह कट जाएगा। 5 ये विषम है, ये भी विषम है, ठीक है। 5 भी विषम, 3 भी विषम, यानी कि 5 गुना 3 ईयर में, 10 गुना 10 ईयर। अब आपको आई थिंक, मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, तो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्या है, जन्म भार दुगना कब हो जाता है, तो आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। तो ये आपका आंसर। उसके बाद आगे डियर, आगे बात करते हैं। देखिए अब आगे क्या कहा है, यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट परमानेंट टूथ इरप्ट इन, यानी पहला स्थायी दांत निकलता है, कब निकलता है, कब निकलता है पहला स्थायी दांत, ठीक है। परमानेंट टीथ बोला है डियर, परमानेंट, ठीक है। तो अब इसमें पहला स्थायी दांत निकलता है, तो उसका नाम पूछा है, ठीक है। पहला अस्थाई दांत निकलता है, तो उसका नाम पूछा है कि कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद इधर द नंबर ऑफ मिल्क टीथ ये है। अच्छा, इन क्वेश्चन को आप सोचते रहिए, फिर मैं इसके बारे में डिटेल बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर जैसे ही बैक आऊँगा तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे मैं बता रहा हूँ, तब तक आंसर आप सोचिए। देखिए थोड़ा सा मैं सामान्य जानकारी दे दे रहा हूँ। ANM स्टूडेंट्स आपके लिए डियर, वीडियो को पूरा देख लेना, और नहीं अच्छा लगे तो मत लाइक करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है। सामान्यतः बेबी जन्म लेता है तभी से उसके, ठीक है, उसके ऊपर और नीचे के जबड़े में 2 सेट दांत पाए जाते हैं। कितने, 2 सेट दांत पाए जाते हैं। तो 2 सेट में पहला सेट होता है डेसिडुअस, ये नाम पूछा है डियर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन पूछा है। मिल्क टीथ को किस और नाम से जानते हैं, डेसिडुअस टीथ, और मिल्क टीथ इसी को बोलते हैं, इसी को टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। तो 1 सेट ये हो गया, ठीक है। 2 सेट दांत लेता है, तो फर्स्ट सेट ये हो गया। अब ये कितने नंबर में होते हैं, कभी कभी आपसे संख्या पूछ सकता है, तो संख्या कब कितना होता है, 10 होता है। अब ये स्टार्ट कब होते हैं, 6 मंथ पे,
ठीक है। निकलना कब स्टार्ट होते हैं? 6 मंथ पे। कंप्लीट कब होते हैं? 24 मंथ पे। इसका फार्मूला क्या है? 2012, ठीक है, 2012। यानी कि आगे से देखिए, ये इंसीजर है, ये इंसीजर है, कलर चेंज कर दे रहे हैं पेन का, ठीक है। देखिए ये इंसीजर है और ये कैनाइन है और ये प्रीमोलर है और ये मोलर है, ठीक है, प्रीमोलर और मोलर है। तो इंसीजर कितने होते हैं? 2। आगे का चूहा वाला दांत, जो आप भी बचपन में रहे तो चूहा वाला दांत 2 ठो आगे वाला निकलता है, ठीक है, वही वाला दांत, तो उसे इंसीजर कहते हैं। फिर उसके बाद कपड़ा चीरना फाड़ना, गन्ना जो भी है, जो भी चीरना फाड़ना हो तो वो कैनाइन, ठीक है, कैनाइन। तो ये मैं इधर से जा रहा हूँ, देखिए इधर फ्रंट से ऐसे जा रहा हूँ, बैक साइड में जा रहा हूँ। ये जो क्रम है ये फ्रंट से बैक साइड में, ऐसे ही इधर भी जाना होगा फ्रंट से बैक साइड, ऐसे ही इधर भी जाना होगा फ्रंट से बैक साइड, फ्रंट से बैक साइड। ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है। तो 10-10 रहेंगे, कितना? 10-10 रहेंगे। कौन? टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ कितने होते हैं? 10 होते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने बता दिया था। कब स्टार्ट होते हैं निकलना? 6 मंथ पे स्टार्ट हो जाते हैं निकलना। कंप्लीट कब पूरी तरीके से 10 दांत कब निकल जाते हैं? 24 मंथ पे। फार्मूला इसका 2012, ठीक है, 2012 यानी कि 2012। 2 कौन होता है? इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, एक सेकेंड, मोलर। 2 कौन होता है? मोलर। फिर उसके बाद प्रीमोलर, फिर उसके बाद कैनाइन, फिर उसके बाद इंसीजर, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी दे दिया है तो वो याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, ठीक है। मोलर 2 होता है। प्रीमोलर जब टेम्पोररी टीथ निकलता है या दूध का दांत जब होता है तो उसमें प्रीमोलर दांत नहीं होता है, बस प्रीमोलर दांत नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं, मोलर होते हैं, कैनाइन होते हैं, इंसीजर होते हैं। मोलर कितना होता है? 2 होता है। कैनाइन कितना होता है? 1 होता है। इंसीजर कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे एक और पॉइंट देखिए। अब देखिए परमानेंट टीथ, जो कि आपका क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आपका, ठीक। परमानेंट टीथ नंबर अगर संख्या पूछे तो 32 होते हैं। स्टार्ट कब होते हैं निकलना? परमानेंट टीथ निकलना कब स्टार्ट होते हैं? 5 से 6। देखिए जो टेम्पोररी टीथ था वो 6 मंथ पे निकलना स्टार्ट हुआ था, और ये देखिए जब परमानेंट टीथ की बात पूछे तो ये 6 ईयर में स्टार्ट हो जाएगा निकलना, ठीक, 6 ईयर में। ये 6 मंथ पे और ये 6 साल पे, ठीक, ऐसे पकड़ के रखिए, याद करने में आसानी होगा। कंप्लीट कब होता है परमानेंट टीथ? 21 साल में। और वो कब कंप्लीट होता था? 24 मंथ पे, और ये 21, ठीक, 21 ईयर पे और ये मंथ पे, ठीक। तो ऐसे है, यानी कि ये टेम्पोररी टीथ और ये परमानेंट टीथ 32 होते हैं, 5 से 6 साल के बाद निकलते हैं। कम्प्लीटली कब पूरी तरीके से कब निकल जाते हैं? 21 साल में। फार्मूला कहें तो 32 और 12 में कहें तो ये जो मोलर था, जो 2 था, अब 3 हो गया है। जब परमानेंट निकलेगा, 2 मिल्क टीथ था ना, तब यही दांत 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 0 था ना, 0 था किस में? टेम्पोररी टीथ में 0 था, यहाँ 2 हो गया। कैनाइन 1 था, 1 ही है, ठीक है। इंसीजर 2 था, 2 ही है। तो बदलाव सिर्फ पीछे वाले दांत में हुआ, पीछे वाले दांत के संख्याओं में बदलाव हुआ, ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आपका है, कह रहा है ये फर्स्ट परमानेंट टूथ टू इरप्ट इज, ठीक है। पहला परमानेंट टीथ कौन निकलता है? तो सबसे आगे कौन टीथ था? सबसे आगे चूहा वाला दांत टूटने के बाद चूहा वाला दांत ही आगे से निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट इंसीजर। तो ये हो गया। दूसरा आपका ये क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ नीचे वाले जबड़े में 10, ऊपर वाले जबड़े में 10, ठीक। तो कितने हो जाए? 20। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। दूध के दांतों की संख्या, अब यहीं पे कहता एक जबड़े में, सिर्फ एक जबड़े में कहता तो 10 कहते, और अगर दोनों में पूछा है तो 20, ठीक है। 20 मिल्क टीथ होते हैं। आइए क्वेश्चन और मज़ेदार है,
क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए ORS क्या है, ORS इज़ यूजफुल फॉर ट्रीटिंग, किसके लिए, डायरिया के लिए। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मैं भी इस पर भी एक आपको 2 लाइन देना चाहता हूँ। लाइन ये है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है कि होममेड ORS यानी कि आपको सलाह देना होगा, जैसे कि प्रेग्नेंट जो इन्फेंट जिस मदर को इन्फेंट बेबी है यानी 1 साल का बेबी है या फिर जो भी है पैदा होने के बाद 1 साल तक के या 5 साल तक के, यानी बच्चे को अगर डायरिया हो रहा है, अगर वो गांव में है, उसके पास फार्मूलेटेड ORS नहीं है, फार्मूलेटेड जो मार्केट में पैकेट आता है, अगर वो ORS नहीं है तो उसको घर पे प्रोसीजर बताइए कि तुम घर पे ऐसे तैयार कर लो ORS, ठीक है, ताकि बच्चा हाइपोवोलेमिक कंडीशन में ना जाए, उसके बॉडी से पानी ज़्यादा ना निकलने के बाद उसको जो है कि शॉक में न जाने पाए। तो उसको ये कहना है कि 1 लीटर पानी ले लेना है, 1 चम्मच उसमें चीनी डाल देना है, 6 से 8 चम्मच उसमें नमक डाल देना है। इसका सॉल्यूशन बना के घोल के 24 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पिला देना है। और यदि अगर बच गया, पूरा नहीं पिला सके 24 घंटे बाद, तो उसको क्या कर देना है, फेंक देना है, पिलाना नहीं है, 24 घंटे बाद ख़राब हो जाता है, फेंक देना है, ठीक है। ये नहीं कि रखे रहें तो कल भी पिला दें, ऐसा नहीं है। अब फार्मूलेटेड ORS की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मार्केट में सचेट मिलता है ORS का, या फिर CSC PSC पे ORS का जो पैकेट मिलता है, तो उसको भी 1 लीटर पानी में घोलना होता है और 24 घंटे अंदर पिला देना होता है, और बच जाए तो उसे भी फेंक देना होता है, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे ये हमने बता दिया आपको। तो ये है, आपको आंसर हमने पहले ही बता दिया था। अब आ जाइए, कह रहा है लेंथ ऑफ नियोनेट इज, नवजात शिशु यानी कि जो पैदा हुआ बच्चा, उसकी लंबाई कितनी होती है। अब इसको छोड़ दो डियर, अभी आंसर आप ढूंढते रहिए, आंसर पता लगाते रहिए, मैं इससे एडिशनल कुछ जानकारी दे रहा हूँ, यानी कि इससे अगल बगल कोई भी कुछ भी आ गया तो आपको जाने ना पाए। आगे एक क्वेश्चन और एक बार आपके पेपर में पूछा था, एक बार और, द एवरेज फुल लेंथ ऑफ फुल टर्म बेबी, ऐसे करके पूछा था। जन्म के समय पूर्ण अवधि के शिशुओं की औसत लंबाई होती है, ठीक है। तो अभी छोड़ दीजिए, दोनों का सेम ही आंसर होगा, बट यहाँ पे आइए कुछ मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाइट या फिर लेंथ के लिए बात करें, हाइट या लेंथ के लिए बात करें तो इसमें पहला देखिए, एट बर्थ जब पैदा होता है फुल टर्म बेबी, अगर टर्म बेबी पैदा हुआ है यानी कि 37 वीक पर पैदा हुआ है, या कह लीजिए 9 मंथ पे पैदा हुआ है, तो उसका नॉर्मल जो सामान्य लेंथ या हाइट कह लीजिए तो 45 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने, पैदा होने के पहले 6 महीने हाइट इंक्रीज होती है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, यानी 1 मंथ में 2.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। फिर उसके अगले 6 मंथ में 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। अब आ जाइए, आपको कभी कभी ये पूछ सकता है कि 2 साल के बच्चे का हाइट कितना हो जाता है, या कितना गुना हो जाता है, या कैसे भी। तो देखिए इसमें, या फिर पूछ सकता है कि बच्चे का जो हाइट है वो 50% इंक्रीज कब हो जाता है, तो 1 साल पे। 1 साल पे बच्चे का 50% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 50% इंक्रीज हो जाता है यानी 70, 1 साल में 75 हो जाता है, 2 साल में 85 हो जाता है। जैसे याद करने का तरीका, 1 साल में 75, 2 साल में 85, 3 साल में 95, ठीक है, 75, 85, 95, और चौथे साल में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि बच्चे का जो हाइट या लेंथ है वो बर्थ के समय जो लेंथ था उसका डबल कब हो जाता है, तो 4 साल में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे का हाइट जो है डबल कितने साल बाद या कितने समय पे हो जाता है, तो 4 साल, ठीक है, 4 साल पे। यानी कि अगर 50 कंसीडर कर रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर का बच्चा का हाइट कितना कब हो जाएगा, 4 साल पे। 13 साल पे 150 सेंटीमीटर, यानी कि आपको पूछ सकता है कि बच्चे का हाइट 3 गुना कब हो जाता है, तो 13 साल में। कितने, 13 साल में, ठीक है। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा दोनों का, ठीक है।
पता चल गया होगा दोनों का। तो लेंथ ऑफ नियोनेट कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस खाली लैंग्वेज का फ़र्क है। वही आंसर होगा आपका कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। देखते चलिए, अच्छे हैं, मज़ेदार हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि देखो अच्छा है क्लास, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये हमने क्वेश्चन एकदम जैसे कि ताज़ा ताज़ा सब्जी छींटा मार के एकदम लाया, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो हेड सरकमफेरेंस इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लेंथ पूछा है तो कभी कभी आपके क्वेश्चन मैंने आपके सिलेबस में भी है और हमने देखा भी, तो आपको पूछ सकता है। तो जब पैदा होता है बच्चा तो उसका जो है कि हेड सरकमफेरेंस यानी बच्चे का जो हेड होता है, बच्चे का जो हेड का ये हेड नापते हैं आप ऐसे, तो उसका कितना होता है 33 से 35। इट शुड बी मेजर आफ्टर 48 आवर ऑफ बर्थ। ये देखिए क्वेश्चन आ गया कि यानी कि बच्चे का हेड सरकमफेरेंस कब नापना चाहिए, तो 48 घंटे बाद, पैदा होने के 48 घंटे बाद। ठीक है, उसके बाद 3 मंथ पे 40 सेंटीमीटर हो जाता है, 2 मंथ पे 45 सेंटीमीटर हो जाता है, 2 ईयर में 48 सेंटीमीटर हो जाता है। रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन हेड सरकमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज, पहले 3 महीने में 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है, फिर अगले 4 से 6 मंथ तक 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, फिर अगले 6 to 12 मंथ यानी कि 6 महीने से 1 साल में 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। ठीक है, सब नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, आता है यहीं से। ठीक है, उसके बाद डियर चेस्ट सरकमफेरेंस के बारे में बता दे रहा हूँ। चेस्ट सरकमफेरेंस यानी कि छाती का, बच्चे का चेस्ट के बारे में। ठीक है, चेस्ट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखिए बच्चे का चेस्ट का, ये चेस्ट का जब नाप लेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे, तो वो कह रहा है जब नॉर्मल बेबी है एट बर्थ पे तो 30 to 33 यानी 3 सेंटीमीटर लेस देन किससे होता है, यानी जब 48 घंटे बाद आप हेड सरकमफेरेंस नापेंगे तो उसी दौरान चेस्ट सरकमफेरेंस नापेंगे। तो अगर हेड सरकमफेरेंस 35 आ रहा है तो चेस्ट सरकमफेरेंस कितना आएगा आपको पता है, 32। ठीक है, हेड सरकमफेरेंस 35 आ रहा है तो चेस्ट सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, चेस्ट सरकमफेरेंस 32 यानी कि हमेशा 3 कम। देखिए 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफेरेंस, इतना होगा। अब आगे कह रहा है एट ईयर यानी कि ईयर ऑफ एज, अगर 1 साल का एज पे हेड सरकमफेरेंस बिकम इक्वल टू द, ठीक है, देखिए यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि एट 1 ईयर, ठीक है, 1 साल में 1 साल के एज में हेड सरकमफेरेंस बिकम इक्वल टू द चेस्ट सरकम, यानी कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हेड सरकमफेरेंस बराबर कब हो जाता है चेस्ट सरकमफेरेंस के, तो 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल बाद। इंस्ट्रूमेंट ये पूछ सकता है कि बच्चे का हाइट लेंथ कैसे मेजर करते हैं, लेंथ यानी हाइट बच्चे का मेजर कैसे नापते हैं। तो इन्फेंटोमीटर का यूज कब करेंगे, जब आपके पास जो बच्चा आया हुआ है वो 2 साल से कम उम्र का हो। 2 साल से कम उम्र का है तो बच्चे का हाइट नापने के लिए इन्फेंटोमीटर यूज करते हैं। फिर उसके बाद स्टैडियोमीटर का यूज करते हैं। एडवाइस यूज मेजर बॉडी हाइट स्पेशली ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं, 3 से 5 साल के बच्चे हैं, या ये कह लीजिए कि 2 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनके लिए स्टैडियोमीटर किसका यूज करते हैं, स्टैडियोमीटर का यूज करते हैं। हाइट ही सब, ये हाइट ही। अब उसके बाद वेट मेजर कैसे करते हैं बच्चों में, तो वेटिंग स्केल अगर हॉस्पिटल में है तो, और अगर आप जैसे कम्युनिटी में है तो सेल्टर स्केल आप देखे होंगे, ऐसे पेड़ में या फिर कोई ऐसा बेस हो ऐसे लटका के, और यहाँ पे झोला टाइप होता है, उस झोले में बच्चे को लटा देते हैं, और यहाँ पे होता है क्या, कांटा, इसमें सुई लगी होती है और यहाँ पे बताता है। तो ये होता है किसके लिए, जब आप कम्युनिटी में हैं। ठीक है, कम्युनिटी में है। और मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में है तो वो वाला जो ऐसे बना रहता है, ऐसे इसमें बच्चे को लेटा देते हैं,
बच्चे को लेटा देते हैं और यहाँ पे रीडिंग आती है और यहाँ पे बताता है, ठीक है, केजी का है। तो ये हॉस्पिटल में, और बाकी जो झोला टाइप होता है और यहाँ कांटा लगा होता है, ऐसे इसमें कटिया लगा होता है और ऐसे लटका के उसका नापते हैं। तो ये गांव में जाते हैं जब, जैसे आशा वगैरह लेके, या तो फिर आप सब सेंटर पे अगर पोस्टिंग होगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाहर गांव में सर्वे करने जा रहे हो तो, या फिर किसी महिला का क्या करने जा रहे हो, ठीक, एंटीनेटल पोस्ट नेटल विजिट करने जा रहे हो तब, ठीक है, पोस्ट नेटल विजिट करने जा रहे हो तब लेके जाना पड़ेगा ऐसा, ठीक। तो वेट नापने के लिए वेइंग मशीन होता है। वेइंग मशीन अगर हॉस्पिटल में है तो वेटिंग स्केल होता है, और अगर बाहर है तो स्लॉटर स्केल होता है, जैसे फील्ड। उसका टेस्टिस साइज, बच्चे का जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस यानी कि वृषण जो होता है, जननांग में जो टेस्टिस होता है, उसको नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आर्किडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस, यानी कि बच्चे का जो आर्म स्किन है, स्किन को ऐसे चिमटी दे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे पकड़ के स्किन फोल्ड थिकनेस नापते हैं, ठीक है। मेजर्ड बाई किससे, हरपेंडेंस कैलिपर्स बोलते हैं, हरपेंडेंस कैलिपर्स बोलते हैं, ठीक है। जो स्किन, बच्चे के स्किन, और ये स्किन फोल्ड थिकनेस नापने का तरीका, मतलब पर्पज़ यही रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे में फ़ैट का डिपोजिशन कितना है, ठीक है। जितना ही अच्छा फैट रहेगा बच्चे में उतना वो सेफ़ रहेगा, तो यानी बच्चे का स्किन जो है फैटी होना चाहिए, ठीक है, फैटी होना चाहिए ताकि वो हीट का कंजर्वेशन कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं स्किन फोल्ड थिकनेस, यानी कि जो हिस्ट पुस्ट बच्चा है तो उसका स्किन फोल्ड थिकनेस अच्छा होगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाना चाहिए। तो आपका ये पता चल गया, हाइट हो गया, ठीक है। आपको आगे वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन देखिए, जब बेबी का नॉर्मल पूछ सकता है आपको, ठीक है, और कुछ पूछा भी है। तो वाइटल साइन जब बेबी पैदा होता है तो उस टाइम 96.8 डिग्री टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 36 टू 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आपको दिया रहे कभी चेंज करना हो डिग्री सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, तो 5/C=5/9 F-32 है। तो F का वैल्यू दिया रहेगा, इसमें एंट्री कीजिएगा, यहाँ पे F वाला एंट्री कीजिएगा और उसको 32 से घटाइएगा, ठीक। उसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई गुणा गणित करके डिग्री सेल्सियस निकाल लीजिएगा, जब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो। तो ये फार्मूला है, ठीक है। पल्स रेट, बच्चे का जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका पल्स रेट कितना पूछता है कभी कभी, तो 120 से 160 पल्स पर बीट पर मिनट, ठीक है। पल्स रेट या हार्ट का भी बोल सकते हैं, पल्स रेट या हार्ट रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, पल्स रेट या हार्ट रेट भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेस्पायरेशन कितना, 30 से 60, एवरेज 40, ठीक है। ब्रीथ पर मिनट, बीपी कितना, 80 से 40 mmHg, ठीक है। तो ये जो नवजात शिशु पैदा होता है उसका है ये स्केल, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका मज़ेदार, एकदम छौका लगा के, ठीक है। तो BFHI के बारे में है, BFHI यानी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था। तो आइए थोड़ा सा पॉइंट हमने इसके लिए रखा है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, पहला है कब लॉन्च हुआ था, 1992 में। किसने लॉन्च किया था, आपको क्वेश्चन आ सकता है, WHO या यूनिसेफ, और WHO एंड यूनिसेफ दोनों मिलके। किस लिए लॉन्च हुआ था, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, क्योंकि जो इन्फेंट थे, जो न्यूबॉर्न बेबी थी, उनकी डेथ रेट बढ़ती चली जा रही थी। डेथ रेट क्यों, क्योंकि मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग ना करा के उनको बॉटल फीडिंग कराती हैं, आज भी कराती हैं बॉटल फीडिंग आज भी। तो उसकी वजह से बच्चा कुपोषण का शिकार होके 5 साल तक होते होते उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और अंततः वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है और बच्चे की जान चली जाती है। तो ऐसे में ये हुआ कि मदर को एजुकेट किया जाए, जितनी भी मदर हैं उन्हें एजुकेट किया जाए कि बॉटल फीडिंग बंद करें, ठीक है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, और अगर उनको नहीं फीड कराना आता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है।
किस एज ग्रुप के बच्चे शामिल किए गए थे? तो 6 मंथ, बर्थ से लेके 6 मंथ के बच्चे शामिल किए गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्पज़ क्या था, यानी उद्देश्य क्या था? मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में शिक्षा देना, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराए बल्कि बॉटल फीडिंग ना कराए, ठीक है। तो ये हो गया, यानी आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि कब लॉन्च हुआ था डियर, कब लॉन्च हुआ था BHFI? तो 1992 में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे डियर, आगे कह रहा है कि देखिए डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन किसका? प्रोटीन का। इन चिल्ड्रेन क्या काज होगा, ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नहीं, रतौंधी नहीं, ये क्वाशीफोर होगा। बेरी किससे होता है? तो विटामिन बी से, और ये रिकेट किससे होता है? विटामिन डी से, और ये किससे होता है? विटामिन ए से। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आगे हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपको 5 नंबर में भी पूछता है, 5 मार्क में भी पूछता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और इसको बोलते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, या फूड गैप के नाम से भी जानते हैं। क्या? फूड गैप के नाम से भी जानते हैं इसको। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीओकर होता है। क्वाशीओकर को रेड हेयरी बॉय के नाम से भी जाना जाता है। जिस बच्चे को हो जाता है उसे रेड हेयरी बॉय, या फिर सिकनेस ऑफ वीनिंग के नाम से भी जाना जाता है। सिकनेस ऑफ वीनिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का सबसे गंभीर अवस्था माना जाता है। यानी कि जो क्वाशीओकर होता है प्रोटीन की कमी से, और तो यानी कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में 2 आते हैं ना, एक क्वाशीओकर आता है, एक मरेस्मस आता है। तो क्वाशीओकर सीवियर फॉर्म है, मरेस्मस सीवियर फॉर्म नहीं है। मरेस्मस में एनर्जी की कमी से होता है, एनर्जी की कमी से मरेस्मस होता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने रख दिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हमने बोल दिया था, बता दिया था इसमें आने, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपका देखिए आगे है अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन करेक्टराइज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। वही सेम क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए क्वाशीओकर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे है आपका, कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी डिलीवर होने के बाद कितने घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? तो फर्स्ट 1 आवर, ठीक है, कितने? 1 आवर। लेकिन इस पे कुछ हम तथ्य रखे हुए हैं, 2 लाइन ये है कि जब नॉर्मल डिलीवरी हो, जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है तो 1 घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि जब LSCS हुआ है तो 4 घंटे बाद फीड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से पहले कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत पूछता है। तो पहला है विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है, रेटिनॉल भी बोलते हैं। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है। आँखों के कंजक्टाइवा में बिटॉट स्पॉट होता है। ये बहुत पूछा है आपके पेपर में, चाइल्ड में बहुत पूछा है। एक पूछा है कॉप्लिक स्पॉट, क्या? कॉप्लिक स्पॉट। तो कॉप्लिक स्पॉट तो मिजल्स की वजह से होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मिजल्स की वजह से कॉप्लिक स्पॉट दिखता है। और बेटाट स्पॉट विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। कभी कभी ये पूछता है कि बेटाट स्पॉट किसका रोग है? तो आई का है, आँखों का है, ठीक है, आँखों के कंजक्टाइवा में ऐसा दिखता है, ठीक है, वाइट वाइट पैचेज दिख जाते हैं। विटामिन डी कैल्शियम या कोलेकैल्सिफेराल भी बोलते हैं, कोलेकैल्सिफेराल भी बोलते हैं, या नेचुरल विटामिन भी इसे बोलते हैं। क्योंकि नेचुरल विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सनलाइट से मिलता है। किससे? सनलाइट से मिलता है, इसलिए नेचुरल विटामिन। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकृतिक विटामिन या नेचुरल विटामिन कौन होता है? तो विटामिन डी। यह ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। इसकी कमी से रैकेट्स होता है। कौन सी बीमारी? रैकेट्स होती है। और कौन सी बीमारी होती है? ओस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है, ओस्टियोमलेशिया होता है। अब उसके बाद डियर विटामिन ई हो गया। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो ये वसा में घुलने वाला विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, और विटामिन ई भी है, और विटामिन के भी है।
तो ए, डी, के, ई ये सभी फैट में सॉल्युबल विटामिन हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, डी, के, ई। ठीक है, तो विटामिन ई क्या है, वसा में घुलनशील है, इसको टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ए, डी, के, ई ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका आगे है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी देखिए डियर, जानकारी ये है जब जल में घुलनशील विटामिन, अब जल में वो तो वसा में घुलनशील था, अब जल में घुलनशील कौन कौन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब देखिए विटामिन B1 को थियामिन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ये भी आपके पेपर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, चाहे ट्रू एंड फॉल्स में, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स में, चाहे ऑब्जेक्टिव में। ये क्वेश्चन बहुत, ये लाइन नोट कर लीजिए। ठीक है, चावल को ज़्यादा पॉलिश्ड करने पे, जो मिल में जो चावल धान को दराते हैं, यानी कि धान को जो कुटवाने के लिए मिल में भेजते हैं, तो मिल में पॉलिश मार देते हैं। तो जब पॉलिश मार देते हैं तो ऐसे चावल से विटामिन B1 ख़त्म हो जाता है, यानी थियामिन ख़त्म हो जाता है। और जब ख़त्म हो जाता है तो ऐसे चावल खाने वाले के अंदर विटामिन B1 की कमी हो, यानी थियामिन की कमी हो जाती है। इसलिए वेरी कौन सा रोग, वेरी को चावल खाने रोग भी कहा जाता है। हाँ, वेरी को चावल खाने वाला रोग भी कहा जाता है, चावल खाने वाला रोग भी कहा जाता है। अब आ जाइए विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नाम दूसरा है डियर, ये आपको सीधे पूछ देता है। ठीक है, इसकी कमी से ए राइबोफ्लेविनोसिस होते हैं। क्या बोलते हैं, ए राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, ए राइबोफ्लेविनोसिस भी कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से भी जानते हैं और निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। क्या होता है, पेलाग्रा डिजीज होती है, इसको याद कर लीजिए। जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सिर्फ वही रखा हूँ। विटामिन 5 पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से नीचे पाँव के तलवे में जलन होता है। क्या होता है, पेंटोथेनिक, यानी कि आपसे पूछा जाए कि अगर कोई महिला या कोई जेंट्स से शिकायत करता है कि मेरे पाँव में बहुत जलन होता है नीचे पाँव में, तो इसका मतलब है थोड़ा सा पहला दिमाग में हिट करना चाहिए कि उसको विटामिन B5 की कमी है, पेंटोथेनिक एसिड की कमी है। अब विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं या पायरिडॉक्मिन भी कहते हैं। इसकी कमी से पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये क्या होता है, ये जब हो जाता है विटामिन B6 की कमी से, तो उस जिस पेशेंट को दिखेगा जिसके अंदर कमी होगी, तो उसको टच करेंगे तो उसको सेंसेशन बहुत कम होगा, सेंसेशन, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। इंसोम्निया, ये तो अनिद्रा है। एनोरेक्सिया, ये तो भूख न लगना है। ठीक है, लॉस ऑफ हियरिंग, यानी कि ये डीफनेस, इसे कहते हैं डीफनेस कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, इसे नर्वोसा, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख न लगना। इंसोम्निया मतलब कि लॉस ऑफ स्लीप, ठीक है, जो सो ना पाए वो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद आगे है, देखिए जो मैंने बता दिया, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय विटामिन ए के कारण। किसके कारण, विटामिन ए के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है, सब आपके पेपर का ही क्वेश्चन है डियर। ठीक है, बेरी किससे होता था, बेरी किस विटामिन की कमी से होता था, जल्दी से आप गेस करिए। ठीक है, गेस करके आंसर लगा लें, क्योंकि पीछे मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, बेरी किससे, विटामिन B1। ठीक है, उसके बाद आगे क्लास इज ओवर। तो क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ये बता देना कि अगर क्लास अच्छा लगा है, ये ऐसे क्लास करने पे अच्छा लगा है, तो ऐसे ही मैं आपको जो है कि फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट एंड रॉन्ग्स उसको भी करवा दूंगा, और लॉन्ग और शॉर्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का रोज़ एक क्लास होगा, 2 क्लास, मौका मिलेगा तो 3 क्लास कर दूंगा। हाँ, बट ये है कि वादा कर देता हूँ, निभाता नहीं
हूँ, ये तो बहुत गलत बात है क्योंकि व्यस्त हो जाता हूँ किसी और काम में। ठीक है डियर, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके पेपर से ही उठाया हूँ, आपके पेपर से ही उठाया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ये पूछ रहा है तो इसके अगल बगल ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए हमने ये रख दिया। ठीक है, तो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास। तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और एक काम करना बच्चा, इसको शेयर कर देना दूर तक, लंबा दूर तक। ठीक है, कहाँ तक करोगे? दूर तक करोगे। कहाँ तक करोगे? दूर तक, जहाँ तक बच्चे हों सभी को, अपने रिश्तेदारी में जो भी एएनएम कर रहा हो उसको, या फिर कौन किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आपसे परिचय हो तो वहाँ भी शेयर कर देना है कि ये क्लास देखो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे ये नर्स मोहतरमा हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं? क्योंकि इनके हाथ में एक बाबू है। ठीक है, ये बाबू है, हंस रहा है। तो ये क्या है? ये क्या लिखा? योर चाइल्ड इज इन केयरिंग हैंड्स, यानी कि जिस भी मदर का बच्चा आपके हैंड में, आपके हाथों में होता है, तो लाइक दैट नो टेंशन। गार्जियन से बोलो टेंशन ना लो, ये बहुत केयरिंग हैंड में है। ठीक है, नर्स इज अ वेरी वेरी केयरिंग, क्या? केयरिंग वुमेन, जैसे एक मदर अपने बेबी का केयर करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।